गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ बीम्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एम इज़ मॉड्यूलर रेशो देन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाई। ए ऑप्शन है एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू डी माइनस एन अपॉन एन। बी है टी अपॉन एम सी इज इक्वल टू एन अपॉन डी प्लस एन। सी ऑप्शन है टी अपॉन एम सी इज इक्वल टू डी प्लस एन अपॉन एन। डी ऑप्शन है एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो की बात की गई, एम की बात की गई है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपने को न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के लिए फॉर्मूला पूछा गया है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन है, इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट हम इसको देख सकते हैं, जो WS में स्ट्रेस डायग्राम बनता है। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, स्ट्रेस डायग्राम। ये जो डेप्थ है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जिसको एन से डिनोट किया है। यहाँ तक की जो डेप्थ आ रही है वो होती है स्मॉल डी, यानी इफ़ेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा CBC, और यहाँ जो स्ट्रेस होता है सिग्मा ST अपॉन एम। सिग्मा CBC है स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग। सिग्मा ST है स्ट्रेस ऑफ स्टील। एम है यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो। तो देखिए, यहाँ से इस डायग्राम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा CBC अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन एम अपॉन ये वाली वैल्यू, इस ट्राइंगल के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी D माइनस एन। तो ये वैल्यू आ गई D माइनस एन। यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिग्मा CBC, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे तो सिग्मा ST अपॉन एम इज इक्वल टू एन D माइनस एन। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी एम सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इज इक्वल टू एन अपॉन D माइनस एन। क्वेश्चन में सिग्मा CBC है, इसको C से डिनोट किया गया है, सिग्मा ST को T से डिनोट किया गया है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में MC अपॉन T इज इक्वल टू एन अपॉन D माइनस एन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है। एक तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन के लिए हम स्ट्रेस डायग्राम यूज़ करते हैं, दूसरा हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन के लिए जो बीम सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, उसको भी हम यूज़ करके न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से बीम सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, विड्थ B है, ये वैल्यू N है, यहाँ पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, ये वैल्यू D है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी B इंटू N बाई 2। ठीक है, ये जो कंप्रेशन जोन है उसका एरिया और उसकी CG। उसके बाद में हम देखते हैं जो टेंशन जोन है उसमें जो एरिया आएगा वो रेनफोर्समेंट के लिए आएगा, और वो एरिया क्या आएगा AST MAST। और इसके लिए देखिए ये जो
न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ आ रही है वो d माइनस एन, तो d माइनस एन। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। एसएससी जेईई में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर बीम सेक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कंप्रेशन जोन का एरिया b इंटू एन और उसकी सीजी अबाउट न्यूट्रल एक्सिस n/2। सेम टेंशन जोन में जो एरिया आएगा वो m/AST आएगा और इसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो सीजी आ रहा है वो है d माइनस एन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के लिए एक ये फॉर्मूला हो गया और एक हम स्ट्रेस डायग्राम से जो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द ए है टॉप, बी है मिडल, सी है साइड, डी है बॉटम। ये एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें जो टेंशन जोन है वो क्या है, बॉटम में लाई करता है। एक्सेप्ट कैंटिलीवर बीम, अगर कैंटिलीवर बीम है उस केस में जो टेंशन जोन है वो टॉप पे लाई करेगा, अदरवाइज बॉटम में लाई करता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पान टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर RC बीम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द A है shear failure is avoided, B है deflection of beam is below a limiting value, C है stress in tension reinforcement is less than the allowable stress, D है none of these। तो जो span to depth ratio है span टू डेप्थ रेशियो, ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पान डेप्थ रेशियो है वो कैंटिलीवर बीम के लिए 7 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए फॉर कैंटिलीवर बीम। स्पान टू डेप्थ रेशियो यहाँ पे देखना है, ये स्पान है वो इफेक्टिव स्पान होती है और डेप्थ भी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ होगी। लेस देन 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो लेस देन 26 फॉर कंटिन्यूअस बीम। ये ध्यान रखनी है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज़ वैलिड है अप टू स्पान 10 मीटर। अगर जो गिवन स्पान है अगर वो 10 मीटर से एक्सीड कर रही है तो उस केस में जो गिवन वैल्यू है, यानी जैसे सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 गिवन है तो इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे स्पान अपॉन 10, इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज बिलो ए लिमिटिंग वैल्यू। वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कैंटिलीवर बीम के लिए 7 से कम होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 से कम होना चाहिए एंड कंटिन्यूस बीम के लिए 26 से कम होना चाहिए। ये वैलिड है अप टू स्पान 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम रिजल्ट्स इन ए है रिडक्शन इन डेप्थ, बी है इंक्रीज इन डेप्थ, सी है नो चेंज इन डेप्थ, डी है इंक्रीज इन विड्थ। तो जब हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करेंगे तो इसके लिए देखिए दो चीज़ें हैं अपने पास में। एक तो हम देख सकते हैं कि जब स्लैब वाला हम डिस्कस करेंगे स्लैब के लिए तो उसमें भी क्या है, स्पान टू डेप्थ रेशियो गिवन है, उसके लिए कोड में गिवन है सपोज एट 40 है कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। तो उसमें गिवन है कि अगर हम हाई यील्ड डिफॉर्म बार को हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम 0.8 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्पान अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू 32। यानी यहाँ पे डेप्थ क्या है, स्पान अपॉन
32 और यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो डेप्थ क्या आ रही है, स्पान अपॉन 40। तो यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी डेप्थ की वो कम है और यहाँ वैल्यू आएगी वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं तो वो क्या है, डेप्थ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा हम जो वैल्यू आ रही है अपनी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अक्स यू अपॉन डी इज इक्वल टू 0.53 है, माइल्ड स्टील के लिए है, Fe250 के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें Fe415 तो इसके लिए वैल्यू होती है 0.48। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि डेप्थ में क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ की बात की जाए तो डेप्थ क्या आ जाएगी, अक्स यू अपॉन 0.53 और अगर यहाँ से बात की जाए तो अक्स यू अपॉन 0.48। तो जो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है उसके लिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो यानी कि अगर हम डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, इंक्रीज इन डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assumption made in the theory of RCC beam is that A है the steel and concrete are stressed within its elastic limit, B है there is sufficient bond between steel and concrete, C है all tensile stresses are taken up by the steel reinforcement only, D है all of these। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। देखिए इसमें जितने भी अजम्पशन है वो WSM के लिए गिवन है। WSM क्या बोलता है कि जो स्टील और कंक्रीट के बीच जो बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू WSM स्टील एंड कंक्रीट के बीच बॉन्ड है वो परफेक्ट होता है। यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है वो सिमिलर होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेन डायग्राम है वो भी ट्रायंगुलर होता है, लीनियरली वेरी करता है। इसमें भी वैल्यू सेम, स्ट्रेस में भी सेम डायग्राम होता है। इसका मतलब क्या है कि स्टील और कंक्रीट के बीच परफेक्ट बॉन्डिंग है। जो थर्ड ऑप्शन गिवन है कि जो ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय स्टील रेनफोर्समेंट ओनली, ये WSM एंड LSM दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन, ए है 1 डायमीटर ऑफ थिनर बार, बी है 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, सी है ट्वाइस द डायमीटर ऑफ थिनर बार, डी है ट्वाइस द डायमीटर ऑफ थिकर बार। तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, एक होता है वर्टिकल स्पेसिंग। IS 456-2000 के अकॉर्डिंग इनकी स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज दैट कोई बीम क्रॉस सेक्शन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग आ रही है तो इसके लिए क्राइटेरिया है स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट फर्स्ट है डायमीटर ऑफ थिकर बार। अगर बार का जो डायमीटर है वो सेम साइज का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी डायमीटर होगा बार का वो, और अगर जो बार हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट डायमीटर की है तो जो थिकर बार होगी, सपोज दैट जो बार हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 का भी है, 12 का भी है, 16 mm का भी है, तो उस केस में हम थिकर बार का डायमीटर कंसीडर करेंगे, यानी 16 mm को हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड इसमें आता है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm।
तो हमने देखा है कि जो हम एग्रीगेट की साइज जनरली आरसीसी वर्क में हम यूज़ करते हैं वो 20 mm हम यूज़ करते हैं, +5 यानी 25 mm। विच एवर इज़ ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आपके पास देखिए ये 25 mm है, जो डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो 16 mm है, तो जो स्पेसिंग आएगी हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के बीच में तो वो होगी 25 mm, यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा ही हम स्पेसिंग रखेंगे। अगर यहाँ पे जो बार हम यूज़ कर रहे हैं वो 32 mm की है, तो उस केस में जो स्पेसिंग आएगी वो क्या होगी, 32 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए 2 क्राइटेरिया होता है, एक तो जो थिकर बार है उसके डायमीटर से एक्सीड होनी चाहिए, और दूसरा है कि जो एग्रीगेट की साइज है +5 mm, जो जनरली क्या होता है 25 mm होता है, तो इससे एक्सीड होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए, वैसे हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट के लिए भी देख सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल रेनफोर्समेंट इसके लिए होता है एक तो 15 mm, दूसरा होता है 2/3 ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, थर्ड होता है डायमीटर ऑफ थिकर बार, विच एवर इज मोर। इनमें जो ग्रेटर आएगा उसको हम यूज़ करेंगे एज स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज and measured from as cast level of supports of floor, roof and other horizontal members should not exceed। A ऑप्शन है span upon 350, B है span upon 300, C है span upon 250, D है span upon 200। तो फाइनल डिफ्लेक्शन जो आता है उसकी 2 वैल्यूज आती है, एक होती है span upon 250 और दूसरा होता है स्पान अपॉन 350। देखिए इसमें ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन पूछा जाता है तो उस केस में क्या है, डिफ्लेक्शन कम आएगा। आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन तो उस केस में क्या है, डिफ्लेक्शन कम आएगा, तो उसके लिए वैल्यू रहेगी स्पान अपॉन 350 और अदरवाइज वैल्यू होगी स्पान अपॉन 250। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जो स्पान अपॉन 350 है इसमें एक क्राइटेरिया, अगर क्वेश्चन में ओनली स्पान अपॉन 350 गिवन है तो वो करेक्ट रहेगा, अदरवाइज इसमें एक क्राइटेरिया और भी होता है, और 20 mm विच एवर इज लेस। ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम एज डिफ्लेक्शन, फाइनल डिफ्लेक्शन हम यूज़ करेंगे, और अदरवाइज अगर आप ये तो है आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, अदरवाइज वैल्यू होगी स्पान अपॉन 250। तो जो अभी क्वेश्चन गिवन है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, स्पान अपॉन 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज 5 kg/cm², टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इज 1400 kg/cm² and modular ratio is 18, then the depth of beam is। यहाँ पे देखिए मोडुलर रेशियो गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए जो बेंडिंग मोमेंट आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, उसकी वैल्यू होती है B × X
सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस n बाई 3। ये वैल्यू कैसे आती है वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे वैल्यू सिग्मा CBC होती है। अगर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शन B, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अक्स है, तो यहाँ से देखिए इसका एरिया क्या आ जाएगा, B इंटू अक्स इंटू एवरेज स्ट्रेस, तो एवरेज क्या आ जाएगा सिग्मा CBC प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। और ये आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, यानी आप CG से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा D माइनस n बाई 3। यहाँ से हम देखते हैं ये क्या आता है n बाई 3, जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है। और अगर ये वैल्यू टोटल D है तो ये क्या आ जाएगा D माइनस n बाई 3। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई अपने पास में बेंडिंग मोमेंट की। यहाँ से देखिए D कैलकुलेट करना है हमें, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट पुट किया गया है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। B इंटू यहाँ पे जो अक्स की वैल्यू है, अक्स क्या है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, D है इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पे n ये एक ही चीज़ है, अक्स है यहाँ पर, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है अक्स की वैल्यू, यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए हम स्ट्रेस डायग्राम से देखेंगे। जो स्ट्रेस डायग्राम है सिग्मा CBC सिग्मा ST अपॉन m, ये वैल्यू अगर यहाँ हमने डिनोट किया अक्स से, और ये वैल्यू आ जाएगी D माइनस अक्स। तो यहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं सिग्मा CBC अपॉन अक्स इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन m D माइनस अक्स। यहाँ से अगर फर्दर हम कैलकुलेशन करें तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में अक्स इज इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC m। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ से देखिए अपने पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो सिग्मा ST गिवन है। सिग्मा ST की वैल्यू है 1400 एंड सिग्मा CBC की जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो है 50, मॉड्यूलर रेशियो है 18। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अक्स इज इक्वल टू D 1 प्लस सिग्मा ST की वैल्यू 1400 सिग्मा CBC 50 इंटू 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.3914 D। हमारे पास अक्स की वैल्यू आ गई। अक्स की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अक्स की वैल्यू आई है 0.3914 D। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी B इंटू 0.3914 D इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस 0.3914 D अपॉन 3। यहाँ से जब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ से D और D कॉमन आ जाएगा, यानी D स्क्वायर हो जाएगा। तो BD स्क्वायर सिग्मा CBC की वैल्यू है हमारे पास में 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3914 1 माइनस 0.3914 डिवाइडेड बाई 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से। D की वैल्यू पूछी गई है, डेप्थ ऑफ बीम पूछा गया है, तो डेप्थ ऑफ बीम आ जाएगा यहाँ से
अंडर रूट में देखिए वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0.11753 इंटू बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई बी, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम रहता है तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बीम इज कार्व्ड इन प्लान इज डिजाइंड फॉर, ए है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, बी है बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन, सी है शियर एंड टॉर्सन, डी है बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्सन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, बेंडिंग मोमेंट शियर एंड टॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ओवर रेनफोर्स्ड बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड नॉट मोर देन, ए है 10%, बी है 15%, सी है 20%, डी है 25%। जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उससे हम क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इससे हम बीम के मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और कितना इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 25%। इससे ज़्यादा चाहे हम कितना भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दें किसी भी बीम में, पर 25% से ज़्यादा हम उसके मोमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब डिज़ाइन करते हैं तो डबली रेनफोर्समेंट बीम को डिज़ाइन करते हैं। तो डबली रेनफोर्स बीम में क्या है कि कंप्रेशन जोन में भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके और उसके मोमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ऑफ 25 cm width and 70 cm effective depth is provided with 18.75 square centimeter steel. If m is equal to 15, then depth of neutral axis is, A है 20 cm, B है 25 cm, C है 30 cm and D है 35 cm। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए देखिए यहाँ मॉड्यूलर रेशियो गिवन है, यानी WSM मेथड के लिए बात की जा रही है। तो WSM मेथड में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के दो मेथड थे, एक तो हम स्ट्रेस डायग्राम से कैलकुलेट कर रहे थे और दूसरा है बीम सेक्शन से। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है विड्थ गिवन है 25 सेंटीमीटर, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 70 सेंटीमीटर, AST यहाँ पर गिवन है 18.75 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड मॉड्यूलर रेशियो गिवन है 15। अगर स्ट्रेस डायग्राम से हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेट करते हैं तो इससे आती है वैल्यू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M इज इक्वल टू D अपॉन D माइनस एक्स। अगर बीम सेक्शन की बात करें तो इससे वैल्यू आती है B एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू M AST D माइनस एक्स, यही वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम स्ट्रेस डायग्राम वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड है सिग्मा CBC सिग्मा ST मॉड्यूलर रेशियो D। तो देखिए D और M गिवन है बट सिग्मा CBC एंड सिग्मा ST गिवन नहीं है, यानी ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर बीम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे B गिवन है, AST भी गिवन है, D गिवन है, मॉड्यूलर रेशियो गिवन है, यानी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो B की वैल्यू 25 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो है 15, AST 18.75 इंटू D की वैल्यू है 70 माइनस एक्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव आएगी। तो जो डेप्थ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली आएगी
30 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आर 50 kg per square centimeter and 1400 kg per square centimeter and m is equal to 18, then percentage of steel required for balance section is A है 0.496%, B है 0.596%, C है 0.696%, D है none of these। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है सिग्मा CBC गिवन है, सिग्मा ST गिवन है। सिग्मा CBC के यहाँ वैल्यू गिवन है 50 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सिग्मा ST की वैल्यू है 1400 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मॉड्यूलर रेशियो m गिवन है 18, AST हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर AST आता है B x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू M AST D माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो अननोन है वो है B एंड मॉड्यूलर रेशियो है DB, यहाँ पर अननोन है। तो देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा ST अपॉन सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M इज इक्वल टू D अपॉन D माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी सिग्मा CBC हमारे पास है 50, सिग्मा ST 1400 डिवाइडेड बाई M की वैल्यू है 18 और D माइनस एक्स। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की जो वैल्यू है वो D की टर्म में आएगी जाएगी 0.39 D। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। B इंटू एक्स की वैल्यू थी 0.39 D, 0.39 D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, M की वैल्यू है 18, AST है, AST हमें कैलकुलेट करना है D माइनस 0.39 D। देखिए यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो AST की वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 0.39, उसको सॉल्व करेंगे तो BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू AST इंटू D और 1 माइनस 0.39, ये वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ स्टील की बात कर रहा है तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ से देखिए AST, यहाँ से ये D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा BD, वैल्यू आ जाएगी 0.39 अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 1 माइनस 0.39। परसेंटेज पूछ रहा तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.696%, यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर ए बीम डिजाइन द विड्थ इज एज्यूम्ड। ए है 1/15 ऑफ स्पान, बी है 1/25 ऑफ स्पान, सी है 1/20 ऑफ स्पान, डी है 1/30 ऑफ स्पान। तो जो विड्थ होती है विड्थ ऑफ बीम है वो डेप्थ ऑफ बीम का हाफ होता है अप्रोक्सीमेटली, या फिर हम ये बोल सकते हैं 0.5 to 0.66 डी। इस रेंज में बी और डी की वैल्यू वेरी करती है।
अगर डेप्थ हमें किसी केस में गिवन नहीं हो तो उस केस में हम डेप्थ लेते हैं स्पान अपॉन 10 टू स्पान अपॉन 12। तो यहाँ से अगर b की बात की जाए तो b क्या आ गया यहाँ से एल अपॉन 20 टू एल अपॉन 24, यानी इस रेंज में कोई कुछ विड्थ की वैल्यू होगी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी 1/20 ऑफ द स्पान। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is according to steel beam theory of doubly reinforced beam is A है tension is resisted by tension reinforcement, B है compression is resisted by compressive steel, C है stress in tension steel equal to stress in compressive steel, D है all of these। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा D। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लेते हैं कि जो स्टील बीम थ्योरी है, स्टील बीम थ्योरी ये किसके लिए यूज की जाती है। उसमें ऑप्शन रहेगा टी बीम, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स। तो उसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसमें क्या किया जाता है कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्रेशन जोन में भी हम रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम कंप्रेशन जोन में स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करती है, और जो टेंसाइल जोन में हम प्रोवाइड करवाते हैं वो टेंशन फोर्स को रेजिस्ट करती है। और इनमें जो स्ट्रेस होता है टेंशन स्टील में और जो कंप्रेसिव स्टील है इनमें जो स्ट्रेस होता है वो क्या है, इक्वल होता है। ये अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव स्पान ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज ए है द क्लियर स्पान बिटवीन सपोर्ट्स, बी है हाफ द क्लियर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, सी है 0.7 टाइम्स क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, डी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। इफेक्टिव स्पान के लिए जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उस केस में जो इफेक्टिव स्पान आता है ये कोई सपोर्ट है तो इसके जो एल इफेक्टिव आता है वो होता है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ, विच एवर इज लेस। इन दोनों वैल्यूज में जो कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिंपली सपोर्टेड के लिए इफेक्टिव स्पान होगा। अब देखिए क्लियर स्पान क्या होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है सपोर्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्लियर स्पान बोलते हैं। सपोर्ट विड्थ का मतलब ये वाली, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। यहाँ ये भी क्या है, एल इफेक्टिव है। ये फॉर्मूला है वो यहीं से आया है। देखिए यहाँ पे एल सी प्लस, अगर इसको हम सपोर्ट विड्थ को अगर एक्स से डिनोट करें तो ये इधर क्या आ गया x/2 एल सी प्लस x/2, और यहाँ से भी x/2 और ये क्या बना लेता है x, यानी सपोर्ट विड्थ। तो ये जो वैल्यू आई है वो यहीं से कैलकुलेट की गई है। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके लिए दो कंडीशन हो गई, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। इनमें से जो वैल्यू लेस होगी वही क्या होगी, सिंपली सपोर्टेड के लिए इफेक्टिव स्पान होगा। अगर कैंटिलीवर की बात की जाए तो कैंटिलीवर में जो चेंज होता है वो क्या होता है, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर ऑफ द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार सब्जेक्टेड टू ए मिनिमम ऑफ, ए है 10 mm, बी है 15 mm, सी है 20 mm, डी है 25 mm। तो सपोज दैट ये बीम है, इसमें इस तरीके से हम रेनफोर्समेंट
प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये जो एंड पे हम जो कवर प्रोवाइड करवाते हैं इसकी वैल्यू जो आती है वो होती है 25 mm एंड 2 times ऑफ डायमीटर विच एवर इज मोर। इनमें जो ज़्यादा वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसके लिए कवर की वैल्यू होगी। एक इसमें ऐसे पूछा जाता है कि अगर मेन रेनफोर्समेंट है तो उस केस में जो मिनिमम कवर हम प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या होगा, तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू होती है 25 mm और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। और अगर पूछा जाए कि एंड रेनफोर्समेंट भी नहीं है, मेन रेनफोर्समेंट भी नहीं है, कोई अदर ही रेनफोर्समेंट है, अदर रेनफोर्समेंट का मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 15 mm और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। तो ये तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एंड रेनफोर्समेंट के लिए पूछा जाए तो उसकी वैल्यू होती है 25 mm एंड 25 विच एवर इज़ मोर। और अगर मेन रेनफोर्समेंट के लिए बात की जाए बीम में तो वो होता है 25 mm एंड डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज़ मोर। और अगर अदर रेनफोर्समेंट की बात की जाए यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की बात की जाए, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 15 mm एंड डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज़ मोर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 into 1500 mm. If checked for lateral stability and deflection, the beam will be A have fail in deflection only, B have fail in lateral stability only, C have fail in both deflection and lateral stability, D है satisfy in both deflection and lateral stability। यहाँ पे देखिए जो बीम का टाइप दिया हुआ है वो कैंटिलीवर गिवन है, डिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया है तो डिफ्लेक्शन हम चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए अपन देखते हैं इफेक्टिव स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ। अगर कैंटिलीवर की बात की जाए तो ये लेस देन 7 होना चाहिए। अगर ये सिंपली सपोर्टेड की बात की जाती है तो 20, कंटिन्यूस के लिए 26 होता है कैंटिलीवर। यहाँ पे अभी कैंटिलीवर बीम के लिए पूछा गया है यानी इफेक्टिव स्पान अपॉन डेप्थ रेशो वो 7 से कम होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो स्पान गिवन है वो है 4 मीटर, यानी हमें गिवन नहीं है कि ये क्लियर स्पान है या इफेक्टिव स्पान है, तो इस केस में हम इसको एज क्लियर स्पान कंसिडर करेंगे, यानी ये LC गिवन है। और कैंटिलीवर बीम की कंडीशन में जो इफेक्टिव स्पान आता है वो होता है LC + D/2। बीम का जो क्रॉस सेक्शन गिवन है 150 × 500 mm गिवन है, यानी डेप्थ यहाँ क्या है 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4000 + 500 / 2 यानी 4250 mm। यहाँ पे ये L इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव स्पान आ गया 4250, जो डेप्थ गिवन है वो है 500, तो इससे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 8.5। बट जो कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये जो रेशियो है वो 7 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या है 7 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये जो बीम है वो डिफ्लेक्शन में फेल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फेल इन डिफ्लेक्शन, सो फेल इन डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसमें पूछा गया लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? फॉर लेटरल स्टेबिलिटी, और इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि जो क्लियर स्पान आता है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 25B और 100B² D whichever is less।
तो यहाँ पे देखिए 25 इंटू बी करेंगे तो 25 इंटू 150, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में 3750 mm, और 100 बी स्क्वायर अपॉन डी करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो होगी 4500 mm। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3750 mm। तो लेटरल स्टेबिलिटी क्या बोलता है कि जो क्लियर स्पान है वो इस वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्लियर स्पान गिवन है वो है 4000 mm, और ये वैल्यू आ रही है तो ये क्या है, इससे एक्सीड कर रहा है, तो यानी ये क्या है, लेटरल स्टेबिलिटी में भी फेल है। ध्यान रखना है ये कैंटिलीवर के लिए कंडीशन है। अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा जाता है तो ये कंडीशन हो जाएगी 60 बी एंड 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज लेस। ये एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो ध्यान रखना है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा जाएगा तो ये कंडीशन होगी 60 बी और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज लेस। जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें इस तरीके से गिवन है विच एवर इज लेस, विच एवर इज मोर, तो ये ध्यान रखना है लेस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए देखिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड। तो आज जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो सारे एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना जो एसएससी जेई की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। आज हमने बीम डिज़ाइन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।